बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12। अल्लाह की रहमत से चैप्टर नंबर 12 पे हम आ गए हैं। उसका पार्ट 1 जो है अब हम करने जा रहे हैं। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, घर वालों में इनको बताइए कि भाई आपको जो है अब सेकेंड ईयर की ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में होंगे उनको बताएं कि सेकेंड ईयर की ट्यूशन ना लें, पैसे ज़ाया ना करें। अगर ज़्यादा ही पैसे हैं तो किसी गरीब को दे दें भाई। और इसी तरह जो मैट्रिक में बच्चे हैं उनको बोलें यार आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की ट्यूशन न लें, ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के ऊपर हर चीज़ मौजूद है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सिंटेक्स बुक बोर्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 12 जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये हम शुरू करने अब जा रहे हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप लेबॉर्ट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपसे बोला जाता है कि भाई आप पानी बनाइए, वाटर बनाइए। आपको इसका केमिकल फार्मूला भी पता है, H2O। तो आप समझ गए कि अगर आपको H2O पानी को बनाना है तो आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए और आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए। दोनों गैसेस बाज़ार से मिल जाएंगी, साइंटिफिक स्टोर्स से। आप इन दोनों गैसेस को आपने मिलाया, टेम्परेचर को लोअर किया, धीरे धीरे इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ, बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हुए और ये H2O पानी जो है वो बन गया। अब ये जो आपने बनाया है पानी, किस मेथड के ज़रिए बनाया है? केमिकल रिएक्शन की मदद से। कि रिएक्टेंट्स जो हैं केमिकली रिएक्ट हुए हैं आपस में और उसके नतीजे में ये चीज़ बन गई। कहाँ बनी है? लैब में। किसने बनाई है? आपने। क्या इसी तरह की चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट, हमारा ये अर्थ जो है, हमारी ये जो अर्थ है, क्या यहाँ पर चीज़ें क्या बन रही हैं खुद ब खुद? क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं खुद ब खुद? जी भाई, आपके एनवायरनमेंट में आपकी मर्ज़ी के बग़ैर हज़ारों, लाखों, करोड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एक आसान सा केमिकल रिएक्शन आपको बता दूं आपके एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, ज़ंग का लग जाना। लोहे को ज़ंग लग जाता है, आयरन को ज़ंग लग जाता है, ऐसा ही है ना। ये आयरन जो है इसको ज़ंग लग जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, उसके नतीजे में आयरन ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। आयरन ऑक्साइड जो है ये बन जाता है। ये क्या है? ये ज़ंग है। यार इसका केमिकल फार्मूला शायद Fe2O है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इसका, रस्ट का, आयरन ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। माफ़ कर दीजिएगा अगर इसमें गलती हो जाए। तो बहरहाल ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है। आयरन मौजूद है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। घर बना रहे हैं आप, वहाँ पर बहुत सारी जो है वो सरिये हैं, सरिये जिनको कहते हैं हम, तामीर में इस्तेमाल होता है ना, बहुत सारे आयरन बार्स। तो ये आयरन की एक बार है, ठीक है। कहाँ पड़ी हुई है? आपके घर के बाहर। आपके घर के बाहर क्या है? एनवायरनमेंट है ना, माहौल आपका। और वहाँ पर ये आयरन मौजूद है और हवा में ऑक्सीजन भी तो मौजूद है। अब ये दोनों चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, ये आयरन बार और ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस आयरन के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन कब? इसके लिए चाहिए एक चीज़ जो कि इनको रिएक्ट करवाए, और वो क्या है? वो वाटर है, H2O। अब बारिश शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है तो इन दोनों का मसला हल हो जाता है, इस आयरन का और इस ऑक्सीजन का। पानी मिल जाता है और पानी जैसे ही मिलता है तो उसके बाद इन ये आपस में रिएक्शन शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या बनता है? ये रस्ट बनता है, जंग बनता है, जो कि आपको इस आयरन बार के ऊपर नज़र भी आ रहा होता है। ऑरेंज कलर का जो ना, जंग लग गया भाई, इसको जंग लग गया, आयरन को जंग लग गया, तबाही हो गई आयरन की। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। आयरन आपको चाहिए अपनी तामीर के लिए। अभी आयरन जो, इसको अगर जंग लग गया तो सब जानते हैं कि ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन कहाँ हुआ? और ये वाला केमिकल रिएक्शन पानी वाला कहाँ हुआ? ये पानी वाला केमिकल रिएक्शन आपकी लैब में हुआ, आपने किया। ये जो हुआ केमिकल रिएक्शन जिसके नतीजे में ये जंग बना, रस्ट बना, ये किसने किया? ये नेचुरली हुआ, ये नेचुरली हुआ ये केमिकल रिएक्शन। उसके नतीजे में प्रोडक्ट कौन सी बनी? ये रस्ट बनी। इस आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जब इसको मॉइस्चर मिला, जब इसको पानी मिला। ये एक मिसाल दी है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी ज़मीन के ऊपर जिस पे आप रहते हैं, ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर, समंदरों में, पानी के अंदर,
और हवा के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों चीज़ें बन रही हैं, प्रोडक्ट्स बन रही हैं कुदरती तौर पर। और ये जो बन रही हैं चीज़ें, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप बेसिकली उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने जाते हैं और उनके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स को स्टडी करने जाते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, आपके माहौल में मौजूद हैं, और कुदरती तौर पर खुद ही वो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ख़ुद तो नहीं होते। देखें, अल्लाह ताला ने भी एक निज़ाम बना रखा है, ख़ुद नहीं होते। ऑक्सीजन और आयरन की बार ने केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं किया। एक थर्ड फैक्टर जब तक नहीं आया, कौन? पानी। इसी तरह आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या मौजूद है? अब देखें, आपके एनवायरनमेंट के अंदर सनलाइट मौजूद है। बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सनलाइट की मदद से होते हैं। बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो H2O वाटर की मदद से होते हैं। बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं गैसेस की मदद से होते हैं। बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स की मदद से होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, जिसको हम स्मोक कहते हैं, धुआं। समझ आ रही है बात? तो ये सनलाइट आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, वाटर आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, गैसेस आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, डस्ट पार्टिकल यानी कि स्मोक जो है ये भी आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है। जैसे यहाँ आयरन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे थे ना, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, पानी आया, H2O आया, अब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। अब क्या इंसान इसमें इन्वॉल्व है बारिश के लिए? नहीं भाई, बारिश के लिए तो इंसान इन्वॉल्व नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश आती है। बारिश जो हो रही होती है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बना रखा है ना ये पूरा, तो उसके तहत बारिश होती है। और उसकी वजह से ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और ये आयरन आपस में केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं। इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। इंसान को हाँ ये करना चाहिए कि इसको, अगर आप ऐसा नहीं चाहते और यकीनन नहीं चाहते कि जंग लगे, तो आप इसको, पेंट होता है वो कर दें, या फिर इसके ऊपर ऑयल जो है, वो तेल जो है वो लगा दीजिए, तो ये सेफ़ हो जाएगा आयरन बार। ये एक लेयर सी बन जाएगी उस ऑयल की, ठीक है, इस आयरन बार के ऊपर, और ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाएगी, भले हवा में नमी भी हो, हवा में मॉइस्चर भी हो, हवा में जो है वो पानी भी मौजूद हो। वैसे बारिश की ज़रूरत नहीं होती, हवा में तो वाटर वेपर्स होते ही हैं, पानी तो मौजूद ही होता है। हाँ, बारिश में ज़्यादा पानी आ जाता है, ठीक है, तो वाटर वेपर्स की शक्ल में पानी मौजूद होता है आपके एनवायरनमेंट में। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें आपका कसूर नहीं है कोई भी कि ये केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है, ठीक है, ये तो कुदरती तौर पे हो रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जा रही हैं हमारी वजह से। क्या कहा मैंने? बहुत सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में जा रही हैं हमारी वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। और जब वो एनवायरनमेंट में जा रही हैं, जैसे एनवायरनमेंट में ये पानी आया था ना, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, आयरन और ऑक्सीजन के दरमियान रस्ट बन गया। तो इसी तरह एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से, और जब वो जा रही हैं तो एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं बहुत सारी, वो आपस में केमिकल रिएक्ट कर रही हैं, और उसके नतीजे में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं वो डेंजरस हैं, वो ख़तरनाक हैं, इंसान की तबाही का बाइस बन रही हैं डे बाय डे। अब कौन सी चीज़ें, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं हमारी भाई जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में जा रही हैं और एनवायरनमेंट में जाके केमिकल रिएक्शन करवा रही हैं? धुआं, स्मोक, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, स्मोक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये कोई मजाक नहीं है। तो ये जितना स्मोक या धुआं ये जो बाहर आप भेज रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ये स्मोक या धुआं एनवायरनमेंट में जाके वही काम कर रहा है जो इस पानी ने किया। ये पानी वजह बना ऑक्सीजन और आयरन के दरमियान केमिकल रिएक्शन की, जिसकी वजह से रस्ट बना, जंग बना। इसी तरह आप जो एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं स्मोक, धुआं, जो कई किस्मों का है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं अलग है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं अलग है। तो ये स्मोक जब जा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर,
तो वहाँ जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही थी वो अब करने लगी हैं, और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, वो क्या हैं, वो ख़तरनाक हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टेबलाइज कर रही हैं। ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम एनवायरनमेंट में, सनलाइट तो सन की तरफ से आ रही है, वाटर वेपर, वो पानी जो है ये भी नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। गैसेस नेचुरली जो मौजूद हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर, हवा में मौजूद हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लोग नासमझी में बुरा कहते हैं, नहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुरी नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ज़्यादा हो जाए तो बुरी है, कम से कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वेल बैलेंस स्टेट है ना, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अपना खाना तैयार करना है, शुगर तैयार करना है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तैयार करने हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होती है। तो एक मुतदिल क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो कि शुरू से चलती भी आ रही थी, वो तो सही है, लेकिन अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा करना शुरू कर दिया है। उससे क्या है, सिस्टम अनबैलेंस हो गया है, सिस्टम अनबैलेंस हो गया है। इसी तरह हमारी फैक्ट्री से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, वो तो तबाही है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, वो भी तबाही है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्या कर रही हैं ये गैसेस जाके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो हैं एनवायरनमेंट में जाके वही काम कर रही हैं जो मैंने बताया था। ये पानी कर रहा है, ऑक्सीजन और आयरन बार के दरमियान रिएक्शन करवा रहा है ये पानी। तो ये जो गैसेस जा रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इजाफी और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये भी आपके एनवायरनमेंट में जाके जो लाखों करोड़ों चीज़ें हैं जो कि पहले अमन और सुकून से रह रही थी, अब वो आपस में उन्होंने रिएक्शन शुरू कर दिया। उसके नतीजे में जो चीज़ें बन रही हैं वो तबाही का बाइस बन रही हैं। इनकी डिटेल्स अभी देखते हैं। इसी तरह डस्ट पार्टिकल्स, धुआं हो गया, डस्ट पार्टिकल्स या मट्टी के ज़र्रात जो हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल, और भी हम इसको कहते हैं ना कि यार ये जो है धूल मट्टी जिसको कहते हैं। आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर कितनी धूल मट्टी जो है वो उड़ रही है। अब हम कहते हैं यार हवा चल रही होती है, अल्लाह ताला हवा चला रहे हैं, जैसे कि हैदराबाद शहर में हमारे माशाल्लाह ठंडी हवाओं का शहर इसको कहा जाता है, सिंध का ये दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ हवा अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत चलाते हैं, बड़ी अच्छी हवा चलती है, बेहतरीन। लेकिन अब लोग क्या बोल रहे होते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बोलते हैं यार आज तो बहुत मट्टी उड़ रही है। वो भाई अल्लाह को मानो यार, पंजाब साइड्स पे इन पे आपने नहीं देखा, वो तरस रहे होते हैं हवा को कि यार हवा चल जाए आज। आपको इतनी हवा अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ मिलती है बेहतरीन, दिन में कितनी भी गर्मी हो, शाम में बेहतरीन हवा चल जाती है। अब वो धूल मट्टी उस हवा के अंदर के हम कहाँ से आ गई भाई? आपने ही तो डाली है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उससे जो मट्टी वगैरह निकल रही है सारी की सारी, वही मट्टी तो आ रही है इस एनवायरनमेंट के अंदर, वही हवा तो ये लेके आ रही है। आप इसका बाइस ना बने ना। कंस्ट्रक्शन के काम दुनिया भर में होते हैं, लेकिन वो धूल मट्टी थोड़ी ना उड़ाते फिरते, आप बेदरेक जो है वो मट्टी उड़ा रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म ले रही होती हैं। ठीक है भाई, तो ये जो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का ओवरव्यू था वो मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा अर्थ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर कुछ बात की गई है आपके, ये हमारे पास अर्थ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट, पार्ट्स ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट, अर्थ एनवायरनमेंट। अब ज़रा आप एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर इसमें फ़र्क रखिएगा। एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब है माहौल, एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग अराउंड यू, अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द जो कुछ है आउटसाइड ऑफ योर बॉडी,
मेरे इस वजूद के बाहर जो कुछ भी है वो एनवायरनमेंट है। ये रूम भी, ये मार्कर भी, ये बोर्ड भी, सब कुछ मेरे वजूद के बाहर, चांद, सितारे, सूरज, सैयारे, परिंदे, जानवर, समंदर, इंसान, सब एनवायरनमेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये एनवायरनमेंट की बात हो रही है, इसको उर्दू में कहते हैं माहौल, एवरीथिंग अराउंड यू। या इसको अगर हम एक और नाम दे देते हैं स्पेस अराउंड यू, एवरीथिंग, या फिर हम इसको एक और नाम दे देते हैं स्पेस अराउंड यू। स्पेस अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द बिखरा हुआ जितना स्पेस है, जितना जगह है, सबकी सब वो एनवायरनमेंट कहलाती है। अब हम इसको किससे कंसिडर करते हैं? हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं बाबा, ये गलत है, ये गलत है। एटमॉस्फेयर जो है ये क्या है? स्पेस विच कंटेन एयर, वाटर वेपर, बस आपके इर्द गिर्द बिखरा हुआ वो स्पेस जिसमें सिर्फ एयर आ जाएगी और वाटर वेपर आ जाएंगे, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जबकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा वर्ड है। ये एटमॉस्फेयर जो है पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आपसे कोई पूछता है, आप बता दें भाई व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, आपके माहौल का हिस्सा है, विच कंटेन एयर एंड वाटर वेपर, दैट्स इट। अब एयर जो है ये आगे देखें तो ये मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, इस एयर के अंदर ही, और इसी एटमॉस्फेयर को उर्फ़ आम में हम क्या कहते हैं कि एयर। इतनी डिटेल में बात नहीं करते कि वाटर वेपर्स भी हैं, हम सिर्फ एयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर से मतलब हवा है भाई, नॉर्मली इसको ये कंसीडर किया जाता है, जो कि पूरी बात नहीं है। अब ये आपकी अर्थ है, आपकी अर्थ के, और ये क्या है? ये सूरज है, सन है। और आपकी अर्थ के इर्द गिर्द इनविजिबल स्पेस है, ये वाला। इस सारे स्पेस के अंदर ऊंचाई पर, आप आसमान पे चले जाएं, माउंट एवरेस्ट, ऊपर ही जाएंगे ना, यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं ना ऐसे, तो एक हद है, आप ऊपर जाते रहें जाते रहें जाते रहें, आपका एटमॉस्फेयर चलता रहेगा, आपके साथ चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी जब एटमॉस्फेयर जो है, जब एटमॉस्फेयर जो है ये, इसका क्या हो जाएगा? इसका एंड हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का एंड हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या? कि एटमॉस्फेयर का अगर एंड हो जाएगा ऊंचाई पे जाके, तो इसका मतलब नो एयर, नो एयर, कोई हवा नहीं होगी, नो वाटर वेपर, कोई वाटर वेपर भी नहीं होगा, बल्कि आसान लफ्ज़ों में ये कहना है कि नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं कह सकते। नहीं, अभी भी कुछ है एटमॉस्फेयर के अलावा, अभी ऊपर जाएंगे तो मज़ीद कुछ है जिसमें कुछ चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नथिंग, एटमॉस्फेयर से ऊपर अब कुछ भी नहीं है भाई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो एटमॉस्फेयर वो हद है आपकी जिसमें एयर आ जाती है और वाटर वेपर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, और ये इसकी हद है यहाँ। अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट, ये हमारा टॉपिक है। तो एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, स्पेस अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द बिखरा हुआ, या एवरीथिंग अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई सारी चीज़ें। और अगर एटमॉस्फेयर पूछा जाता है तो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट का आपका पार्ट है। समझ में आ गई बात? जिसमें सिर्फ एयर है, वाटर वेपर है, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं इसके पार्ट्स। और क्या सिर्फ एनवायरनमेंट के अंदर ये एटमॉस्फेयर ही आता है? नहीं भाई, आपके एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है एटमॉस्फेयर, अभी और भी चीज़ें, नोट करते रहिए। क्या क्या चीज़ें? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और उसके बाद जो है वो हाइड्रोस्फीयर, और उसके बाद बायोस्फीयर, और नंबर 4 पे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अब ये लिथोस्फीयर,
अच्छा, पहले ये बात जहन में रखिएगा कि कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे कि मैं इस रूम में खड़ा हुआ आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो इस रूम की बाउंड्री है ना एक, जबकि ये हम अगर बात करें मिसाल के तौर पर बायोस्फीयर की बात करें, तो बायोस्फीयर का मतलब आपके एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जिसमें लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। आपके एनवायरनमेंट का वो हिस्सा, आपके इर्द गिर्द का वो हिस्सा जिसमें लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। अब देखें लिविंग थिंग्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। लिविंग थिंग्स तो पानी के अंदर भी मौजूद हैं, लिविंग थिंग्स तो जंगलात में भी मौजूद हैं, फॉरेस्ट में। लिविंग थिंग्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में भी मौजूद हैं। लिविंग थिंग्स इंसानों की शक्ल में भी मौजूद हैं, परिंदों की शक्ल में भी मौजूद हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब लिविंग थिंग्स तो हर जगह पर हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में आपके लिविंग थिंग्स हर जगह पर हैं, एयर में भी हैं, वाटर में भी हैं, मट्टी के अंदर भी हैं, मट्टी के अंदर भी हैं और मट्टी के ऊपर भी हैं। ये जो 4 एरियाज़ हैं, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, हवा में और पानी में, यहाँ पर लिविंग थिंग्स जो है वो मौजूद हैं। आप अंटार्कटिका चले जाइए, पोलर रीजन्स चले जाएँ, वहाँ पर भी अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक़ात आबाद हैं उस टेम्परेचर के अंदर। समंदर के अंदर चले जाएं, वहाँ भी आपको बहुत सारी अल्लाह ताला की तख्लीक़ात जो है वो नज़र आएंगी। ज़मीन के ऊपर देखें कितनी सारी हैं, ज़मीन के अंदर भी हैं, बहुत सारी दुनिया आबाद हैं, लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पर। तो ये लिविंग थिंग्स जहाँ जहाँ हैं, और मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 4 एरियाज़ हैं आपकी अर्थ के, हवा, मट्टी के ऊपर, मट्टी के नीचे, पानी के अंदर। तो ये कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर से मतलब ये कोई ऐसी बाउंड्री वाली जगह नहीं है, नहीं। बायोस्फीयर से मतलब वो सारा स्पेस जिसमें लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, वो सारा स्पेस। इनकी बाकायदा डेफिनेशंस जो है वो आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये एक चीज़ आपको क्लियर करनी थी कि ऐसा बाउंड्री वाला सिस्टम नहीं है कि भाई ये आपने बाड़ बनाई हुई है, एक हद है, इसके अंदर ही है सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इससे समझें बायोस्फीयर से, इसका मतलब यही है कि जहाँ जहाँ मौजूद हैं कलेक्टिवली सबको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। वो स्पेस जो उन्होंने कवर कर रखा है लिविंग थिंग ने, उनके वजूद ने, उस स्पेस को हम बायोस्फीयर कहते हैं। चाहे वो स्पेस पानी के अंदर हो, ज़मीन के ऊपर हो, ज़मीन के अंदर मट्टी में हो, या हवा में हो, या किसी पहाड़ के ऊपर हो। अच्छा, अब ये लिथोस्फीयर को देख लीजिए। लिथोस्फीयर क्या है? इसमें सिर्फ आपका जो है वो अर्थ क्रस्ट आ जाता है, अर्थ क्रस्ट, जिसमें सॉइल, मट्टी आ जाती है, रॉक्स आ जाती हैं, ये सब के सब अर्थ क्रस्ट। आपको पता है ना, आपकी अर्थ जो है, इसकी ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें लिथोस्फीयर के अंदर ज़मीन के ऊपर मौजूद जितनी मट्टी है, ज़मीन के ऊपर मौजूद जितनी चट्टानें हैं, जितने रॉक्स हैं, ज़मीन के ऊपर मौजूद जितनी पहाड़ियाँ हैं, ज़मीन के ऊपर मौजूद जितने पहाड़ हैं, कलेक्टिवली उन्होंने जितना स्पेस कवर किया हुआ है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, स्पेस जो कवर किया हुआ है उन्होंने, तो हम उसको कहेंगे लिथोस्फीयर। मट्टी ने जो स्पेस कवर किया हुआ है, पहाड़ियों ने किया हुआ है, टीलों ने किया हुआ है, चट्टानों ने किया हुआ है, पहाड़ों ने किया हुआ है, वो सारा स्पेस कलेक्टिवली हम उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर इसके नाम से देखें, ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल वाटर, स्पेस विच कंटेन वाटर, H2O। ये इसकी डेफिनेशन ज़्यादा आसान है, इसको नोट कर लें। स्पेस विच कंटेन H2O, या इसको ऑल वाटर कह लें आप, ऑल वाटर स्पेस। अब ये अर्थ क्रस्ट हम लिथोस्फीयर में देख रहे थे, अर्थ क्रस्ट में सारी मट्टी आई जाती है। क्या भाई मट्टी के अंदर पानी नहीं है? सोचने की बात है ना भाई, मट्टी में भी पानी है, तो मट्टी के अंदर भी पानी है। मट्टी के ऊपर जहाँ हम रहते हैं क्या पानी नहीं है? बिल्कुल है। कहाँ है? समंदरों की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में, झीलों की शक्ल में, नदी नालों की शक्ल में, पानी जगह जगह है। और कहाँ है पानी? हवा में मौजूद है। देखें 4 एरियाज़ में डिवाइड किया था ना मैंने। ज़मीन के अंदर भी पानी है, ज़मीन के ऊपर भी पानी है, दरियाओं, समंदरों, झीलों की शक्ल में, और ज़मीन के ऊपर भी ये जो हवा है, क्या इसमें पानी है? बिल्कुल मौजूद है। क्या वाटर वेपर्स नहीं है? आप जो इनहेल कर रहे हैं एयर को और जो एक्सहेल कर रहे हैं, तो आप जो
सांस बाहर खारिज कर रहे हैं, इसमें भी वाटर वेपर्स हैं। आपकी बॉडी के अंदर बनने वाला इजाफी पानी जो है ना, वो भी आपकी सांस के ज़रिए बाहर आता है, वाटर वेपर्स के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी पानी। अब पानी जहाँ जहाँ भी हो, क्या उसने कोई स्पेस कवर नहीं किया हुआ? सोचने की बात है ना, स्पेस कवर किया हुआ है भाई। स्पेस जो है, वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा छोटा सा, भले आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आता, एक H2O का मॉलिक्यूल, क्या उसने भी तो कुछ ना कुछ स्पेस कवर किया हुआ होगा ना यार। ऐसी बात थोड़ी ना, एक डस्ट पार्टिकल है, एक ज़र्रा है, उसने भी आपके इस एनवायरनमेंट का कुछ स्पेस तो कवर किया हुआ होगा। तो वो सारा स्पेस जहाँ जहाँ पर पानी मौजूद है, चाहे ज़मीन के अंदर, चाहे ज़मीन के ऊपर, चाहे हवा में, या दरियाओं झीलों की शक्ल में, नदी नालों की शक्ल में, जहाँ जहाँ पानी मौजूद है, इनफैक्ट आपकी बॉडी के अंदर पानी जो मौजूद है, जो उसने स्पेस कवर किया हुआ, तो सब का सब हाइड्रोस्फीयर में आएगा। स्पेस विच कंटेन H2O, वो स्पेस जो H2O ने जो है वो कवर किया हुआ। ठीक है, बायोस्फीयर तो मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेस विच कंटेन ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद एटमॉस्फेयर, स्पेस विच कंटेन एयर। ठीक है भाई, अब ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये 4 हिस्सों में मज़ीद जो है वो डिवाइड हुई हुई होती है। अब ज़रा इस एटमॉस्फेयर को चलें, जिसमें एयर है। एटमॉस्फेयर के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसके बारे में एक और भी इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़मीन के ऊपर आप ऊपर चले जाएँ, ऊपर चले जाएँ, ऊपर चले जाएँ, कितने ऊपर चले जाएँ भाई? 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड, 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड, बुलंदी तक, 500 किलोमीटर की बुलंदी तक आपको एटमॉस्फेयर से वास्ता पड़ेगा, आपको एयर से वास्ता पड़ेगा। ये दीगर बात है कि जितनी बुलंदी पे आप जाते जाएंगे, एयर कम होती चली जाएगी, ग्रेविटी वीक होती चली जाएगी ना। ग्रेविटी ही तो पकड़ के रखती है, अर्थ की जो ग्रेविटी है। तो ऊपर जाते जाएंगे जब आप, तो ग्रेविटी धीमी पड़ती जाएगी, और उसके नतीजे में ऊपर आपको हवा जो है वो कम होती चली जाएगी। एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर जो है वो आपका थिन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, जितनी जितनी बुलंदी पे आप जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसके जो पार्ट्स हैं अब वो देख लें। इसमें हमारे पास जो है वो ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, ट्रोपोस्फेयर नोट कर लीजिए। इसी में हमारे पास जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। इसी के अंदर जो है हमारे पास जो है मीज़ोस्फेयर आ जाता है, मीज़ोस्फेयर आ जाता है। और इसी के अंदर जो है हमारे पास जो है वो थर्मोस्फेयर आ जाता है, थर्मोस्फेयर। आपने बचपन में पढ़ा होगा। अच्छा, ये लोवेस्ट लेयर है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ये लोवेस्ट लेयर है, सबसे नीचे वाली। ठीक है भाई। कितनी ऊंचाई तक है ये? तकरीबन 11 किलोमीटर। इसकी रेंज सिर्फ आसमान पे जाएंगे 11 किलोमीटर तक जो आपको एटमॉस्फेयर की टाइप मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी? ट्रोपोस्फेयर आपको मिलेगी। अब ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। कितना? 11 किलोमीटर तक। कहाँ तक है ये? 11 किलोमीटर की बुलंदी तक। अच्छा, 11 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको ये स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। 50 किलोमीटर अबव 11 किलोमीटर, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो 11 किलोमीटर जहाँ से ख़त्म हो रहा है ना, उससे ऊपर जाएं। वो 11 किलोमीटर जहाँ से ख़त्म हो रहा है ना, उससे ऊपर जाएंगे। कहाँ तक? 50 किलोमीटर। यहाँ से शुरू होगा 11 किलोमीटर, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से ऊपर जाएं 50 किलोमीटर तक। कौन सी आएगी? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है भाई। मीज़ोस्फेयर की अगर हम बात करें तो जहाँ से ये 50 किलोमीटर ख़त्म हो रहा है एटमॉस्फेयर, वहाँ से ऊपर जाएं तो कितना इसने बता रखा है यहाँ पर? ये तकरीबन 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ये 85 किलोमीटर यहाँ से शुरू होता है, ये मीज़ोस्फेयर कहलाता है। अच्छा, उससे ऊपर जो है अगर आप जो है वो
500 किलोमीटर तक ऊपर चले जाएं फिर वो कौन सा आ जाएगा, 85 टू 500 किलोमीटर, ये आपको मिलेगा थर्मोस्फेयर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हो गया, ये भी टाइप्स हो गई। अब ये जो थर्मोस्फेयर है इसकी कुछ उसने इन्फॉर्मेशन दी है, ज़रा इसको भी आप नोट कर लें, फिर वीडियो रोकते हैं यहीं पर। 254 पेज से हम जो है वो शुरू करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ज़रा इसको देख लें, बल्कि नहीं इसको नहीं करते यार, केमिस्ट्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर जो है, हाँ पहली वाली, ये लेंदी टॉपिक है, इसको अगली वीडियो के अंदर देखेंगे हम। इसको केमिस्ट्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ये जो 11 किलोमीटर वाली रेंज है हमारी, इसमें क्या इसकी क्या क्या केमिस्ट्री है। तो इसकी केमिस्ट्री 5 एरियाज़ में डिवाइड है, थोड़ी बड़ी वीडियो बनेगी इस पर। केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ये है, और केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये है, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र ये है, केमिस्ट्री ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs ये है, और केमिस्ट्री ऑफ ओजोन ये है। ठीक है, ये अगले पार्ट में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।